Hello. Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और मैं आपको वेलकम करता हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है वेरियस टॉपिक्स को। और मैं आपके साथ फिर से लेके आया हूँ एनसीईआरटी को। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री की जो स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी उसको शुरू किया था और मैं आपको समझा रहा था कि ये जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स है उसको कैसे हिस्ट्री के अंदर से एनालिसिस करके पढ़ा जा सकता है। सो इन द प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस द कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म क्या है, कॉलोनियलिज्म कैसे उभर के आया, कॉलोनियलिज्म के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं होती है, व्हाट टाइप्स ऑफ इंसिडेंट्स टुक प्लेस, इन सब पॉइंट्स को हमने प्रीवियस सेशन के अंदर पढ़ा था। आज जो हमारा सेशन है वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉलोनियलिज्म ने फॉरेस्ट सोसाइटी को पूरी तरह से इम्पैक्ट कर दिया। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लाइक टू वेलकम दो स्टूडेंट्स हु हैव जॉइंड न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जो स्टूडेंट्स ये प्लेटफॉर्म के ऊपर नए नए जुड़ रहे हैं उन सबका स्वागत है। उन सब के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि मैं लेट्स क्रैक यूपीएससी के साथ साथ I also teach on Unacademy Plus. You might be aware about the Unacademy Plus platform. India's largest learning platform है, इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाता है। I am also one of the educators who teach on the Unacademy Plus platform and I am known for teaching history. मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर्स को पढ़ाता हूँ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली। अभी ही जस्ट मेरा एक कोर्स खत्म हुआ है, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की हिस्ट्री। इसको आप लाइव रिकॉर्डेड कभी भी देख सकते हो। आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है और सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है जिसका नाम है PN Live। ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड PN Live, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन दी अनअकैडमी प्लस। मैं अनअकैडमी प्लस के साथ साथ आपके लिए दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। पहला अनाउंसमेंट ये है कि आई विल बी टेकिंग अ सेशन टुमारो, कल रात को 9 बजे, याद रखेगा साहब। वो है आपके वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके, ठीक है। 2020 की जो लोग मेंस एग्जाम देने का प्लान कर रहे हैं उन सब के लिए सबसे पहला अनाउंसमेंट है कि वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे अपीयर करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है। सो ये सेशन मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री को लेके है, CSE 2020 को लेके। दो स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू अपीयर फॉर द वर्ल्ड हिस्ट्री, वो किस तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री की तैयारी करना चाहिए, उनको कौन से टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स को छोड़ देना चाहिए, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ कल ही 30 तारीख को मेरा स्पेशल क्लास है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को अनअकैडमी प्लस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज कम होता है। आपको लगता है कि सर सब्सक्रिप्शन लेना है, पर हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे देखेंगे। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आपको अपना डिसीजन माइंड बनाना है तो मैं आपको कहूँगा कि कल आप आइए, मेरा लाइव क्लास है, स्पेशल क्लास। ये लाइव क्लास आपको कल शाम को 5 से 7 बजे 2 घंटे का, वी हैव 2 hours ऑफ स्पेशल क्लास। इन दिस 2 hours ऑफ स्पेशल क्लास आई विल बी टेकिंग अबाउट द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया लैंड रिफॉर्म्स। भारत के अंदर जो जमीन सुधार हुए वो कैसे हुए, किस तरह से पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की जो पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को कैसे इनिशिएट किया जाता है, उन सब पॉइंट्स को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो आई विल बी कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिज्म, लैंड रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या आती है, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आप कल के क्लास के अंदर जुड़िए हमारा। ये अनअकैडमी प्लस के ऊपर है, ये स्पेशल क्लास है, ये फ्री क्लास है, इसके अंदर आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। इट्स अ फ्री लाइव क्लास, आप कभी भी अटेंड कर सकते हो ये सेशंस को। पर आप कल के क्लास के अंदर जुड़ोगे तो हमको बहुत खुशी होगी, हमको बहुत ही आनंद मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी प्लस के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का सहारा मिलता है। एक ही बार सब्सक्रिप्शन लेने से जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप 31 अक्टूबर के पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों का कवरेज होगा। 31 अक्टूबर के बाद जनरल स्टडीज का सब्सक्रिप्शन अलग है, ऑप्शनल का अलग है। मेरे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब की आपको करीबन 3000 के आसपास स्लाइड्स मिलेगी। यू विल गेट मोर देन 3000 स्लाइड्स जो आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ आप अवेलेबल कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा 2020 की आंसर सेशंस को। मेरे हिस्ट्री के जो टॉपिक्स है उसमें से करीबन 16 से 18 क्वेश्चंस आप आंसर कर सकते हो। यू कैन आंसर 16 to 18 क्वेश्चन फ्रॉम द हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम माई स्लाइड्स। मेरी स्लाइड्स के अंदर से मैंने एनालिसिस करवाया है, ठीक है। तो उससे समझ में आता है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी दैट वी प्रोवाइड ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। प्रीलिम्स और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा, आंसर सॉल्विंग से लेके
जो भी आपके डाउट सॉल्विंग सेशन है वो सब भी मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो मोस्ट वेलकम है आप लोगों को, यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द सेशन। आप जब यहाँ पे आओगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा और आप बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर इसका आंसर लिख भी पाओगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट को समझना है, पूरा हिस्ट्री को समझना है, हिस्ट्री के अलावा जो भी और सब्जेक्ट्स है वो सब भी आप अटेंड कर पाओगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए और जितने भी सब्जेक्ट्स है यूपीएससी के रिलेटेड, जितने भी जनरल स्टडीज और ऑप्शनल, उन सब दोनों का कवरेज हो जाएगा। डाउनलोड कीजिए आज ही अनअकैडमी के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से, और उसके बाद अपना जो गोल है वो यूपीएससी सीएससी रखिएगा। गोल यूपीएससी सीएससी रखने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन के लिए पूछा जाएगा ऑप्शन, वो है प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब दोनों के बीच में फर्क क्या है? प्लस सब्सक्रिप्शन ऐसा सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी का जहां पे आपको बेसिकली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और सब कुछ मिलता है। आज अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जनरल स्टडीज और ऑप्शनल दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा बिफोर 31 अक्टूबर। यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए ही 31 अक्टूबर के पहले जब आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो जीएस और आपका ऑप्शनल दोनों का कवरेज हो जाएगा। 1 साल, 2 साल और 3 साल, 3 अलग अलग प्रकार के आपको सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप 1 महीने के अंदर तो यूपीएससी का सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। 1 साल की 44,500 फीस है, 64,800 इज 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स की 81,000 आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN लाइव माय फ्रेंड। 3 साल की फीस आप अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हो या 12th जस्ट पास किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, डिस्काउंट कोड PN लाइव लगाइए, 10% डिस्काउंट गेन करिए। 81,000 के अंदर EMI के साथ आप तैयारी कर सकते हो। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 44,500 में भी कवर हो जाएगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हो जहां पे आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी अलॉट की जाती है तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ये पर्सनल कोच आपको एक मेंटर के रूप में हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। तो ये भी एक आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। ये भी 1 साल, 2 साल और 3 साल के कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ये पर्सनल कोच आपको आंसर राइटिंग से लेके पूरी स्ट्रेटेजी फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। ये सब्सक्रिप्शन लेने भी आपको PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज करना है, 10% आपको फीस कम हो जाएगी। 62,550 इज फॉर 1 ईयर, 2 ईयर्स की 96,300 और 3 ईयर्स की 1,26,900। मेनली याद रखेगा कि इसमें GS और ऑप्शनल दोनों आ जाता है। ये कोच आपको पूरी की पूरी तैयारी में हेल्प करेंगे फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 1 ईयर्स, जहां आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही एक है ना स्टेड फास्ट, बहुत ही रॉक सॉलिड वे के अंदर चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको यहाँ पे है। अनअकैडमी प्लस के ऊपर सबसे मेन एडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, वो है GS और ऑप्शनल दोनों की फीस आपकी कंबाइन होती है इफ यू टेक द सब्सक्रिप्शन बिफोर 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के बाद अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन जब आप लोगे तो खाली और खाली जनरल स्टडीज का होगा, ऑप्शनल का अलग से पे करना पड़ेगा। तो प्लीज़ 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 मेरा इंसिस्टेंस आपके लिए यही है कि आप आज सब्सक्रिप्शन लीजिए। आज 30 तारीख, 29 तारीख हो गई है साहब, है ना। 30 और 31 आपके पास 2 दिन है, तो एटलीस्ट आप 2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि आपके लिए ही लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल है। बाकी तो इट्स अप टू यू, आप पूरी अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। और डिस्काउंट कोड हमेशा यूज़ करिएगा PN लाइव। जब जब आप PN लाइव यूज़ करोगे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता रहेगा। स्पेशल क्लासेस मैंने आपको बता दिया है, कल रात को मेरा स्पेशल क्लास है, उसको देखिए। इस प्रकार से डाउट सॉल्विंग भी होते हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर आपकी तैयारी हो पाएगी। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर शुरू किया था फॉरेस्ट सोसाइटी की इम्पैक्ट और कॉलोनियलिज्म को, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जैसे कॉलोनियलिज्म दुनिया के अंदर बढ़ता है उसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ती है पूरी दुनिया के ऊपर साहब, ठीक है ना। तो इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको समझाया था कि कॉलोनियलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके द्वारा बेसिकली सब लोग को अफेक्ट किया गया, और सबको अफेक्ट करने के साथ साथ हमने समझने की कोशिश की कि ये जो फॉरेस्ट सोसाइटी है इंडिया के अंदर उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर होता है। तो ये जो फॉरेस्ट सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट हुआ है उसी को ही हमने समझने की कोशिश करते हैं। और हमने प्रीवियस सेशन के अंदर जो फॉरेस्ट सोसाइटी के टॉपिक्स को एनालिसिस किया था उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि जब से इनफैक्ट कॉलोनियलिज्म बढ़ता है, ये कॉलोनियलिज्म ने फॉरेस्ट सोसाइटी को पूरी तरह से बदल दिया साहब। और हमने समझने की कोशिश की कि सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन होता है। ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ था? तो रेलवे की लाइन के लिए, कल्टीवेशन के लिए, फूड क्रॉप्स के लिए, कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए साहब। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि न्यू लॉस को इंट्रोड्यूस कराया गया, नया फॉरेस्ट का मैनेजमेंट के रूल्स लेके आए और पूरी की पूरी इनफैक्ट पॉलिटिकल सिस्टम को इतने कंट्रोल में ले लिया। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की कि किस तरह से फॉरेस्ट लाइफ को अफेक्ट किया गया है और उनको प्रोहिबिट किया जाता है हंटिंग के लिए। उनको बोला जाता है कि आप यहाँ पे कोई भी प्रकार का एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, आप कोई भी प्रकार का हंटिंग नहीं कर सकते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने ये देखा
कि एक न्यू क्लास ऑफ पीपल उभर के आता है जो जंगल के अंदर सब कुछ रिसोर्सेज को कंट्रोल करेगा। ट्रेडर्स होंगे, सर्विस प्रोवाइडर होंगे साहब, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे, ये सब ने वहाँ के ट्राइबल्स को जीना पूरी तरह से खराब कर दिया। जब ये सब चीज़ें हो रही थी, इसी के कारण हमने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक रिबेलियन होता है, और उसी को ही हम लोग आज के क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। जहां मैं आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बता रहा था कि जब जब अंग्रेजों ने कॉलोनियलिज्म को इम्पोज कराया, वहां वहां हमको रिबेलियन भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देखने को मिलता है। ये जो रिबेलियन था एनसीईआरटी के अंदर आपको बस्तर रिबेलियन के रूप में लिखा गया है। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर जब फॉरेस्ट रिबेलियंस की बात की थी, या जिसे हम लोग ट्राइबल रिबेलियन की बात करते हैं, एनसीईआरटी के अंदर 3-4 ट्राइबल रिबेलियन और फॉरेस्ट रिबेलियन के बारे में बताया है। एक तो आपको संथाल रिबेलियन के बारे में बताया था, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था 1854-56 के बीच में होता है। सिद्धू और कन्हू करके आपको दो ट्राइबल लीडर्स मिलेंगे जिन्होंने बेसिकली बहुत बड़ा विद्रोह कर दिया था संथाल परगना के अंदर। दूसरा आपको रंपा रिबेलियन मिलेगा। ये रंपा रिबेलियन अलरी सीताराम राजू करते हैं साहब, ठीक है, अलरी सीताराम राजू करते हैं। ये अलरी सीताराम राजू रंपा रिबेलियन के द्वारा पूरी तरह से पूर्ण विद्रोह कर देंगे, और वो भी बेसिकली बहुत भारी विद्रोह होगा। दैट विल आल्सो बी वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉल्ट्स। उसके बाद जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, वेन एवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थर्ड रिवॉल्ट, जब हम लोग तीसरा विद्रोह देखेंगे, तो तीसरा विद्रोह हमको कहां पे देखने को मिल रहा है? द थर्ड रिवॉल्ट दैट वी फाइंड ओवर हियर, ये जो तीसरा विद्रोह हमको देखने को मिला वो है आपका संथाल रंपा। रंपा के बाद द थर्ड जो मेनली आपका रिवॉल्ट होगा वो आपका मेनली होगा, वो है बिरसा मुंडा का रिवॉल्ट साहब, ठीक है। और बिरसा मुंडा भी बहुत बड़ा विद्रोह करेंगे 1890s के दौरान, और उन्होंने भी बेसिकली अंग्रेजों को हक्का पक्का कर दिया। उसके बाद सबसे लास्ट जो हुआ वो 1910 के अंदर होता है, वो है बस्तर रिबेलियन। ये बस्तर रिबेलियन के बारे में एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है, और बस्तर रिबेलियन के कारण क्या थे वो भी मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताए थे, ठीक है। सो इन द प्रीवियस सेशन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि 1910 के अंदर बस्तर रिबेलियन बहुत भारी मात्रा में होता है। ये बस्तर रिबेलियन क्यों होता है उसके पीछे का कारण मैंने आपको बताया था, और बस्तर की ज्योग्राफिकल लोकेशंस भी बता दी थी कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र के बॉर्डर के अंदर आना हुआ विस्तार, नदी चलती है इंद्रवती, और यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी रहती थी जैसे मारिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भटरस एंड हलबस। ये सब के सब आपको कीवर्ड्स पता होने चाहिए। ये कीवर्ड्स के ऊपर से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं एनसीईआरटी के अंदर कि कौन सी कम्युनिटी कहाँ पे रहती है साहब। इन सब के कॉमन कस्टम्स हुआ करते थे, इनकी कॉमन बिलीफ सिस्टम हुआ करती थी, और धीरे 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 इनकी जो सोसाइटी थी वो सोशल प्रैक्टिसेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। इनका मानना था कि फॉरेस्ट जो है वो पूरे की पूरी एक कम्युनिटी के अंदर डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे कम्युनिटी रहेगी, यहाँ पे कम्युनिटी रहेगी, यहाँ पे कम्युनिटी रहेगी, यहाँ पे कम्युनिटी रहेगी। ये चारों की चारों कम्युनिटी के बीच में जंगल के रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है, और एवरी कम्युनिटी विल बी हैविंग द कंट्रोल ऑफ द सर्टेन एरियाज ऑफ फॉरेस्ट। और इसी के कारण ये कम्युनिटी के जो फॉरेस्ट के लीडर्स थे, ये लोग साल में एक दफा मिलते थे, अपने अंदर डिस्कशंस करते थे और अपना जीवन चलाते थे, ठीक है। ये पीपल ऑफ बस्तर की जो स्टोरी थी मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताई थी कि ये बहुत ही सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाले लोग थे साहब। अब धीरे 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 होता क्या है कि व्हेन द ब्रिटिश एंटर्ड द बस्तर रीजन, जैसे ही अंग्रेज बस्तर के अंदर घुसे, उसके बाद लोगों के मन के अंदर एक डर का माहौल बन गया साहब, ठीक है। तो उसी को ही समझने की कोशिश करेंगे कि बस्तर के अंदर विद्रोह क्यों हुआ है। तो बस्तर में रिवॉल्ट होता है, उसके पीछे का एक प्राइमरी रीजन अगर आप समझने की कोशिश करोगे वो था द फियर्स ऑफ द पीपल। फियर्स ऑफ द पीपल का मतलब ये था कि लोग जो थे काफी डर के माहौल में थे। लोगों को लग रहा था कि यार हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लोगों को लग रहा था कि भाई अंग्रेज लोग आके हमारा सब कुछ लेके चले गए साहब, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस। अब क्या होता है कि बस्तर में रिबेलियन का एक प्राइमरी कारण अगर आप समझोगे तो वो मिलता है कॉलोनियल गवर्नमेंट के कानून। अब देखिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने 1905 के अंदर सबसे पहले हमको देखने को मिला कि इन्होंने जंगल के अंदर जो 2/3 एरिया है उसको रिजर्व कर दिया। अब मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था कि अगर आप कोई भी फॉरेस्ट का एरिया को रिजर्व कर देते हो, इनफैक्ट ठीक है ना, 2/3 एरिया को जब आपने रिजर्व कर दिया तो उसका मतलब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द ट्राइबल कम्युनिटी विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी इन दैट रीजन साहब। उनको वहां से खेती करना भी बंद हो गया, उनको खाना मिलना भी बंद हो गया, उनका सब कुछ बंद हो गया साहब, ठीक है। तो 1905 के अंदर उनको बोल दिया गया कि आज के बाद तुम यहाँ पे स्विफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं करोगे साहब, ठीक है। उसको अलग अलग नाम से पहचानते हैं। हंटिंग नहीं कर पाओगे, ना ही यहाँ से जंगल से कोई प्रोड्यूस ले पाओगे। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या था, जंगल के अंदर मिलने वाली जो भी जड़ी बूटियां थी, जंगल के अंदर मिलने वाली जो भी बहुत सारी और भी चीजें थी, उसको आप कभी भी गेन नहीं कर पाओगे साहब, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि द पीपल ऑफ बस्तर वर वेरी मच वरीड। बस्तर के लोगों को लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है,
हम लोग के साथ मेनली ये जो सरकार है, कंपनी है, उन्होंने बेसिकली जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने हम लोग के साथ धोखा किया और हमारे जंगल से हमारे रिसोर्सेज ले लिए साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि इनको बोला जाता है कि आप यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकते। अब जंगल में रहने को इनको दिया गया था, सम विलेजेस वर अलाउड टू स्टे इन द फॉरेस्ट, ऐसा नहीं था, बट उनको बोलना यही बोला गया था कि आपको जंगल में रहने का अधिकार तब तक होगा जब आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। मतलब क्या है साहब, ट्राइबल्स को एक तो जंगल के अंदर से कोई अधिकार नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलेगा उस हिसाब से उनको काम करना है। अब क्या काम करवाया जाता था उन लोग के साथ, तो उनको बोला जाता था कि आपको झाड़ कट करके देना है, आपको झाड़ों को ट्रांसपोर्ट करके देना है, और कल उठ के आग लगेगी जंगल के अंदर, सावन में लग गई आग, है ना साहब, जंगल में लग गई आग, तो जंगल के अंदर आग लगेगी तो आपको प्रोटेक्ट करने आना है साहब। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जंगल के अंदर आदिवासी रह रहे हैं, ये आदिवासियों को जंगल के रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार नहीं है, पर जंगल के रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उसको मदद करनी पड़ेगी, उसी कंडीशन में उनको रहने दिया जाता है साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि कुछ कुछ लोगों को, देयर वर सम ट्राइबल कम्युनिटीज वर अलाउड टू सेटल इन द बस्तर रीजन, जिनको फॉरेस्ट विलेजेस के अंदर कंसीडर किया गया, बाकी सबको हटा दिया गया साहब, ठीक है। और जिनको जब हटाया जाता है, इनको हटाने के लिए ना ही कोई नोटिस दी गई, ना ही कोई कंपनसेशन दिया गया। अब यू कैन इमेजिन कि हाउ रूथलेस द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाज, है ना। आज की तारीख में अगर किसी को हटाया जाता है अपने घर से, अगर इलीगल भी एंक्रोचमेंट होता है तो उसको नोटिस दी जाती है। अगर किसी को लीगली अपने जगह से हटाया जाता है, उसकी मालिकी होती है। आज भी हम लोग हाईवे बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, किसानों से जब जमीन अधिग्रहण की जाती है, व्हेन द लैंड इज एक्वायर्ड फ्रॉम द पीजेंट्स, देयर इज ऑलवेज अ वे एंड देयर इज ऑलवेज अ प्रोसीजर फॉर दैट, है ना। वो जो प्रोसीजर और जो वे है वो क्या बताता है, प्रोसीजर और वे यही बताता है कि सरकार जो है, सरकार एक पूरी सिस्टमेटिक वे के अंदर, सरकार एक पूरी सिस्टमेटिक वे के अंदर लोगों को कंपनसेशन भी देगी, लोगों को पूर्ण रूप से हम लोग कह सकते हैं कि वो जो है ना कि काइंड ऑफ उनको लीगल प्रोटेक्शन देगी और पूरी तरह से फैसिलिटी देगी साहब। बस्तर में ये कुछ नहीं हुआ, विदाउट एनी नोटिस और कंपनसेशन उनको हटा दिया गया कि चलो भाई तुम निकलो यहाँ से साहब, ठीक है। अब किसान बोल रहे हैं कि यार हम करें तो करें क्या और बोले तो बोले क्या, हमारी क्या कंडीशन हो गई है साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो नाराज हो गए साहब। वहाँ के जो विलेजर्स थे वो ऑलरेडी कब से नाराज थे, क्योंकि उनको बहुत जमीन के ऊपर भाड़ा देना पड़ रहा था, अंग्रेजों के द्वारा उनका शोषण किया जाता था, खास करके उनको फ्री लेबर देना पड़ता था, और इनफैक्ट अगर आप समझोगे तो सरकार वहां से बहुत सारी चीजें इनसे उठा के लेके चली जाती थी जो ये लोग जंगल से कलेक्ट करके आया करते थे। तो पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन था। बस्तर के अंदर 1910 में रिबेलियन हुआ, उसके पीछे का कारण ये है कि पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन था। ये एक्सप्लॉयटेशन जब चल रहा था उस दौरान बस्तर में बहुत बड़ा आपका अकाल की कंडीशन होती है, जिसे हम लोग कहते हैं फमाइन साहब, है ना। तो 1899 से लेके 1900 के पीरियड में बस्तर में बहुत बड़ा फमाइन आया। ये फमाइन के कारण लोग भूखे मर जाते हैं, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बस्तर के लोगों को लग रहा था कि हमको कुछ इसके बारे में करना पड़ेगा। यहाँ पे सरकार चुपचाप बैठी हुई है, इनफैक्ट सरकार हमारा शोषण कर रही है। वी कैन नॉट टॉलरेट दिस पॉइंट, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीपल इंक्रीज्ड। क्या हो गया दोस्तों, जब एक्सप्लॉयटेशन लोगों का बढ़ता है तो रिएक्शन आने की बात तो बहुत लाजमी है, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो पीपल बिगेन टुगेदर एंड डिस्कस द इश्यू इन द विलेजेस। उन्होंने काउंसिल्स के अंदर, बाजार के अंदर, जहां जहां लोग मिलते थे, सब के सब एक ही डिस्कस कर रहे थे कि हमारे शोषण को कैसे रोका जाए, हमारे शोषण को मेनली हम लोग क्या करेंगे साहब, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि बस्तर के अंदर कांगेर की जंगल है, अगर आपको पता होगा कांगेर फॉरेस्ट है बस्तर रीजन के अंदर। वहां पे एक कम्युनिटी है जिसका नाम है धुरवा, याद रखेगा, ये आपका फिर से प्रीलिम्स का फैक्ट हो गया, प्रीलिम्स के अंदर आपको फैक्ट आएगा। ये कांगेर के अंदर आपकी धुरवा कम्युनिटी है, वहां पे इन लोग ने सबसे पहले प्रस्ताव पास किया। इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पे इसको चुप नहीं रहेंगे, हमको यहाँ पे बोलना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आपके गुंडाधर भाषा बोलने वाले थे, द स्पीक ऑफ गुंडाधर, ही वाज द लीडर एट दैट टाइम साहब, उन्होंने बोला कि भाई आपके साथ और हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसको हम लोग चुप नहीं रहेंगे। याद रखिएगा, गुंडाधर इज द पर्सन हु वाज द लीडर, फर्स्ट लीडर जिन्होंने ये इश्यू को उठाया, और उन्होंने पब्लिक को कहा कि देखिए हमारा शोषण हो रहा है, हमको इसके सामने बोलना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि बस्तर के अंदर 1910 तक आते आते जितने भी गांव वाले लोग थे, अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे,
उन सब ने डिसाइड किया कि हम लोग अब विद्रोह करेंगे। अब कैसे विद्रोह करेंगे साहब, ठीक है? इन्होंने मट्टी इकट्ठा की, इन्होंने मिर्ची इकट्ठा की, इन्होंने तीर कमान इकट्ठे किए, इन्होंने मैंगो के बो बड़े-बड़े बास्केट्स और ये सब इकट्ठा किया, सो दैट है ना, पूरी तरह से ये लोग रिबेलियन की तैयारी कर रहे हैं साहब, ठीक है? एंड वी फाइंड कि ये सब के सब लोग एक सिचुएशन के अंदर इकट्ठे होते हैं, गाँव-गाँव के अंदर इन्होंने डिस्कशन किया, प्लान कर दिया कि हम लोग रिबेलियन करेंगे। एंड फाइनली इन सब के बीच में बेसिकली एक मैसेज सर्कुलेट होता है कि जब भी अंग्रेज आएंगे हम लोग उसके सामने रिबेलियन कर देंगे। और 1910 के अंदर गुंडाधर ने जो बेसिकली आइडिया दिया था, ये गुंडाधर इनके लीडर थे जिनकी अध्यक्षता में बस्तर के अंदर विद्रोह होता है। ये विद्रोह इतना भारी था कि हर एक गांव के लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। आप समझने की कोशिश करिए, जब एक छोटे से आदिवासी गाँव के अंदर हर एक लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ये दर्शाता है कि कितना मास पार्टिसिपेशन ट्राइबल्स का उस दौरान रहा होगा। क्योंकि ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन सबसे पीक के ऊपर था, और ट्राइबल्स का एक्सप्लॉयटेशन सबसे पीक के ऊपर था, तो उसका बेसिकली जो सॉल्यूशन है वो भी वैसे ही आएगा साहब, ठीक है? तो आदिवासी समाज के लोग थे, उन्होंने फिर अंग्रेजों के बाजारों को लूट दिया। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जो व्यापारी इन लोग का शोषण कर रहे थे, उनको टारगेट किया गया। पुलिस स्टेशंस को टारगेट किया गया। इनफैक्ट जो भी अनाज भंडार के अंदर जो अनाज बचा हुआ था, जो सरकार ने कैप्चर करके रखा था, वो सब इन्होंने ले लिया और गांव-गांव के अंदर बांट दिया। ये रिबेलियन इतना भारी रहता है कि बात मत करिए। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि जितने भी लोग अटैक कर रहे हैं, उन सब के पीछे का एक कारण यही था कि हमारी सरकार हमारे सामने जो उटपटांग कानून लेके आई है, ये उटपटांग कानून को रोकने के लिए हम लोग ये विद्रोह कर रहे हैं। वी विल नेवर बेसिकली स्पीक, वी विल नेवर रिमेन साइलेंट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो कर रही है वो गलत कर रही है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि जब ये विद्रोह होता है, ये विद्रोह के ऊपर नोटिंग करने वाले एक ब्रिटिश मिशनरी वो रीजन के अंदर थे जिनका नाम था विलियम वार्ड। नाम याद रखेगा, नाम आपको नाम पूछा जाता है यूपीएससी के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, ये विलियम वार्ड क्या कहते हैं। ही वॉज अ मिशनरी हु ऑब्जर्व द इवेंट्स। वो कहते हैं कि फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदलपुर पुलिस, मर्चेंट्स, फॉरेस्ट प्यून्स, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। हर जगह से लोग आ रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। इतनी खराब कंडीशन हो जाती है कि बात मत करिए। इसके लिए एक अंग्रेज इंसान, एक अंग्रेज मिशनरी था, ये तो बेसिकली धर्मांतरण करने के लिए बस्तर के अंदर आया था, वहां के ट्राइबल्स को कन्वर्ट कर रहा था इनको क्रिश्चियनिटी। उसकी हालत ये हो जाती है। जब हेडक्वार्टर्स को पता चला, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी सेना भेजी और ये सेना के द्वारा ये जो विद्रोह था उसको रोकने की कोशिश की जाती है साहब, ठीक है? वी फाइंड कि जब रोकने की कोशिश की गई, बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटी के लीडर्स ने अंग्रेजों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने बहुत भारी मात्रा में फायरिंग किया और बहुत बुरी तरह से ट्राइबल रिबेलियन को क्रश करने की कोशिश की। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन द ब्रिटिशर्स केम बैक विद देयर आर्म्ड फोर्सेस। ये घर घर जाके, गांव गांव जाके, जिन जिन लोगों ने विद्रोह के अंदर भाग लिया था, उन सबको पनिश करने की शुरुआत करते हैं। उन सबको वो है ना, पूरी तरह से इनफैक्ट देखोगे तो खत्म करने की कोशिश करेंगे। एंड हेंस वी फाइंड कि जब 1910 के अंदर ये विद्रोह होता है, तो बहुत सारे आदिवासी समाज के लोग थे, वो सब जंगलों के अंदर चले गए। अंग्रेजों को करीबन 3 महीना लगता है बस्तर के अंदर ये विद्रोह को कैप्चर करने के लिए, उसको कंट्रोल में लाने के लिए। उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि ये विद्रोह के जो लीडर थे, क्या नाम था साहब? गुंडाधर साहब। ये गुंडाधर को कभी पकड़ नहीं पाए। यू कैन इमेजिन कि ये कितने स्मार्ट थे साहब, ठीक है? ब्रिटिशर्स ने इनफैक्ट अपने पूरे पूरे प्रयत्न किए कि ये आदिवासी विद्रोह का जो लीडर है उसको हमको पकड़ना है, उसको पूरी तरह से इनफैक्ट कंट्रोल में लाना है। बट द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू कैप्चर हिम। द गवर्नमेंट वॉज नॉट एबल टू, आई वुड से, टेक दी पोजिशंस इन हैंड्स अप, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ये जो सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन के अंतर्गत बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा कि ड्रॉबैक पड़ा सरकार को। सरकार ने डिसाइड किया कि आज के बाद ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कौन सा फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट का जो कंसेप्ट है, जहां जंगल के 2/3 एरिया के ऊपर खाली और खाली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार रहेगा, वो थोड़ा बहुत टेम्पररी स्टॉप कर दिया जाता है। क्योंकि सरकार को समझ में आ गया कि बेटा हमारी मौत आ जाएगी अगर पब्लिक पूरी तरह से विद्रोह कर रही है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे साहब। तो बस्तर रिबेलियन बहुत ही लार्ज स्केल रिबेलियन था। सरकार को बहुत बड़ा ड्रॉबैक और बहुत बड़ा सेटबैक भी पड़ता है, ठीक है? अब ये जो सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन के अंतर्गत हमको 2-3 चीजें मिलेगी। बस्तर के अंदर ये जो विद्रोह था, ये विद्रोह के अंतर्गत हमको एक पूरी की पूरी स्टोरी मिलती है।
ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी लिखने वाले जो एक ऑफिशियल थे जिनका नाम था डी ब्रेट। अगर आप देख रहे हो, ही वॉज अ पॉलिटिकल एजेंट इन द छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स। ये डी ब्रेट करके बेसिकली एक पॉलिटिकल एजेंट था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल था। ये डी ब्रेट क्या लिखता है, व्हाट डज द डी ब्रेट राइट्स अबाउट साहब, ठीक है ना। वो लिखता है कि बस्तर के अंदर ये जो विद्रोह हुआ था कितना भारी था, उसके बारे में वो बताता है साहब, ठीक है। तो उसने क्या बताया है, भोंदिया collected 400 men, sacrificed a number of goats and started off to intercept the Diwan who was expected to return from the direction of बीजापुर साहब। ये भोंदिया ट्राइब्स के बारे में बोला गया है साहब, ठीक है। उसके बाद वो लिखता है, दिस मॉब स्टार्टेड ऑन 10 फरवरी, बर्न्ड द मारेंगा स्कूल, द पुलिस पोस्ट लाइन्स एंड द पाउंड एट केसलूर एंड द स्कूल एट टोकपाल, टोकपाल मतलब राजूर करके जो जगह है, डिटैच अ कंटीजेंट टू बर्न द करंजी स्कूल एंड कैप्चर द हैंड्स कांस्टेबल and 4 constable of the state reserve police who had been sent out to escort the Diwan and bring him in। आप समझने की कोशिश करिए ट्राइबल्स की क्या कंडीशन थी, उन्होंने पुलिस वाले को भी किडनैप कर दिया साहब। द मॉब डिड नॉट maltreat the guard seriously but eased them of their weapons and let them go। उनकी बंदूकें छीन ली और उनको बोला गया कि एक काम करिए साहब, है ना, आप आगे चाहिए साहब, ठीक है। फिर ये जो विद्रोहकारी थे उसमें एक और लीडर थे जिसका नाम था भोंदिया माझी, नाम याद रखेगा, किसका नाम है, भोंदिया माझी। अब देखिए ये सब नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साहब, ठीक है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर आए हैं साहब। इन्होंने बेसिकली 1910 के अंदर जो बस्तर रिबेलियन हुआ है इसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। भोंदिया माझी करके जो दूसरे इनफैक्ट जो लीडर थे ट्राइबल कम्युनिटी के, उन्होंने वहां पे इनफैक्ट ये जो विद्रोह था उसको आगे कंटिन्यू कराने की कोशिश की। और फिर उस टाइम पे जो दीवान जो बस्तर स्टेट के जा रहे थे उनको रोकने के लिए भी इनफैक्ट कोशिश की जाती है। इसके साथ साथ आपको दो और लीडर का नाम मिलेगा, बुद्धू माझी एंड हरचंद नाइक। क्या नाम है साहब, बुद्धू माझी, नाम याद रखेगा साहब, ठीक है, बुद्धू माझी एंड हरचंद नाइक साहब। अब देखिए आपको एनसीईआरटी के अंदर से कितनी सारी प्रीलिम्स की फैक्ट मिल रही है साहब, ठीक है ना। ये तीनों के तीनों लीडर्स का नाम आपको पता होना चाहिए। इन लोग ने भी बेसिकली गुंडाधर के साथ मिलके बस्तर रिबेलियन किया था, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स विच आर गिवन इन द एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी के अंदर नाम के ऊपर से भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसी के लिए मैं आपको ये एनसीईआरटी को एनालिटिकल पढ़ा रहा हूँ, स्टोरी के फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ। साथों साथ आई वांट कि आपको जो फैक्ट है वो भी कवरेज होना चाहिए साहब, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको पता चलेगा, बुद्धा माझी, बुंदिया माझी, हरचंद नाइक एंड गुंडाधर, ये चारों के चारों बस्तर रिबेलियन के मेन लीडर्स थे। उसमें गुंडाधर वाज द पर्सन जिन्होंने इंस्टिगेट कराया था। ये सब चीजें क्यों कराई थी, क्योंकि अंग्रेज लोग आके बस्तर के अंदर जो आदिवासी समाज के लोग थे उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो सब छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द रीजंस इवेंचुअली लीडिंग टू दी सिचुएशन जहां पे ये बस्तर रिबेलियन हो जाता है साहब। ये बस्तर रिबेलियन अंग्रेजों को कैप्चर करते करते पूरा का पूरा 3 महीना लगा। जंगल के अंदर ये विद्रोह हुआ था, वो 3 महीना लगता है साहब, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको पता चलता है कि क्या सिचुएशन हुई होगी बस्तर के अंदर साहब। अब ये जो बस्तर की जो सिचुएशन है इसके बारे में जो आपके बूढ़े लोग हैं ये भी एक स्टोरी बताते हैं। क्या बताते हैं साहब, ठीक है। एल्डर्स लिविंग इन द बस्तर रीजन रिकाउंटेड द स्टोरी ऑफ दिस बैटल दे हर्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स साहब, ठीक है ना। तो आज की तारीख में बस्तर में जो रहने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि देखिए हम लोग के ज़माने में जब विद्रोह हुआ था हमारे दादा दादी ने हमको बताया था कि क्या होता है साहब, ठीक है। तो एक लेडी का नाम लिया गया, पोदियमी गंगा ऑफ कंकापल, कंकापल इज अ प्लेस इन द बस्तर रीजन। उनको अपने फादर बताते हैं कि क्या सिचुएशन होती है साहब, ठीक है। वो क्यों विद्रोह होता है उसकी कारण भी बताते हैं। द ब्रिटिश केम एंड स्टार्टेड टेकिंग द लैंड, द राजा डिड नॉट पे अटेंशन टू द थिंग्स अराउंड हिम। जब अंग्रेजों ने जमीन लेने की कोशिश की राजा ने कुछ नहीं बताया साहब, ठीक है। सो सीइंग दैट द लैंड वाज बीइंग टेकन हिज सपोर्टर्स गैदर्ड पीपल, वॉर स्टार्टेड, हिज 10 सपोर्टर्स डाइड एंड द रेस्ट वर विप्ड। बहुत लोग मारे जाते हैं साहब, काफी लोग की पिटाई की जाती है। माय फादर पोडियम टोकली सफर्ड मेनी स्ट्रोक्स बट ही एस्केप एंड सर्वाइव, ठीक है। वो जो लड़की है उसके फादर के बारे में बताया गया है। इट वॉज मूवमेंट टू गेट रीड ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिशर्स को भारत से हटाने के लिए ये पूरा का पूरा विद्रोह किया गया था। द ब्रिटिश यूज टू टाई देम टू द हॉर्सेस एंड पुल देम, घोड़े के ऊपर पीछे बांध के उनको खींचा जाता था क्योंकि आपने विद्रोह किया हमारे सामने। इस तरह से रूथलेसली अंग्रेजों ने बहुत लोगों को मारा साहब, ठीक है। फ्रॉम एवरी विलेज 2 और 3 पीपल वेंट टू जगदलपुर साहब, जो हर एक गांव से 2-3 लोग विद्रोह के अंदर पार्टिसिपेट करने गए होते हैं। वी फाइंड द नेम्स ऑफ गार्गी देव, मिचकोला, डोल, अराबुंदी, मकरामिरास, वदा पंडू, ये सब के नाम हैं। ये नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ होगा साहब।
उसी तौर के ऊपर एक और स्टोरी दी गई है चंद्रा नाम के एक इंसान की साहब, ठीक है, एक लीडर वहाँ के कोई कॉमन मैन थे, जो बेसिकली नंदरसा करके एक गाँव है उसके बारे में बोला गया है। ये जो चंद्रू नाम के जो कॉमन मैन थे जिन्होंने ये विद्रोह के अंदर पार्टिसिपेट किया था या इनको पता था, वो बताते हैं कि ऑन द पीपल साइड्स वर द बिग लीडर्स। वहाँ पे पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे साहब। पंडवा माजी, मिल्ले मुलाल, सोएकल, धुरवा, ये सब आपको नाम लिखे गए हैं साहब, ठीक है। पीपल फ्रॉम एवरी परगना कैम्प्ड इन द अलनार तराई। अलनार तराई इज अ प्लेस इन छत्तीसगढ़ साहब। द फोर्स सराउंडेड द पीपल इन अ फ्लैश। द गुंडाधर हु हैड फ्लाइंग पावर्स एंड फ्लू अवे, बट व्हाट कुड दोज विद बो एंड अरोज डू साहब, ठीक है। तो इनके जो लीडर थे गुंडाधर वो तो निकल जाते हैं, पर बाकी सारे ट्राइबल्स जो थे वो सब के सब फंस जाते हैं। रात को बहुत बड़ी लड़ाई होती है, लोग फंस गए। फाइनली अगर आप देखोगे तो आर्मी की कंडीशन इतनी खराब हो गई ब्रिटिश वाले कि वो सब के सब भाग जाते हैं। काफ़ी सारे ट्राइबल्स फिर वापस घर पे भी आ जाएंगे साहब। तो ये पूरी स्टोरी है, एनसीईआरटी के अंदर दिया है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमको ये देखना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये 4-5 नाम है। ये 4-5 नाम से आपको प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आएगा। क्या नाम है? भूंडिया माजी, बुद्धू माजी, हरचंद नाइक एंड गुंडाधर। ये चारों का नाम याद रखेगा। इसके बारे में किसने बताया? डी ब्रेट ने बताया। डी ब्रेट कौन था साहब? एक पुलिस ऑफिसर था, पॉलिटिकल एजेंट था, जो बेसिकली छत्तीसगढ़ के अंदर सेटल्ड, वहां पे पोस्टेड था। ही वॉज दी रीजेंट ऑफ द स्टेट साहब, ठीक है ना। तो ये सब सिचुएशन में हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि क्या सिचुएशन वहां पे रही होगी। अब आप देखने की कोशिश करिए कि इवन आफ्टर द रिवॉल्ट टुक प्लेस, जब भी विद्रोह हो गया उसके बाद भी छत्तीसगढ़ के अंदर ये जो बस्तर रिवॉल्ट है वो शांत नहीं होता है साहब, ठीक है। इवन आफ्टर 1910 ये विद्रोह को स्टॉप किया गया। उसके बाद 1947 का पीरियड आया। 1947 के बाद हम लोग आज़ाद हो गए और लोगों को लग रहा था कि आज़ादी के बाद ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनकी जो लैंड राइट्स है, इनकी प्रॉपर्टी राइट्स है, ये जंगल के अंदर रहने वाले लोग हैं, इनके रिसोर्सेज कोई नहीं लेगा साहब, ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस बाहर के लोग आके जंगल में सेटल हो रहे हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल यूज के लिए जंगलों के रिसोर्सेज का उपयोग करना और इवेंचुअली फॉरेस्ट के लोगों को जो उनका अधिकार है वो ना मिलना, ये सब सिचुएशन में क्या होगा साहब? ये सब सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटी को अन्याय फील होगा, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि आपके बस्तर वाले रीजन में, दंतेवाड़ा रीजन जो है, वहाँ पे नक्सल इश्यू काफी प्रोमिनेंट है, ठीक है ना। तो आप जब नक्सलिज्म को देखते हो एज अ होल, आप जब नक्सलिज्म को देखते हो एज अ होल, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या सिचुएशन होती है साहब, ठीक है। 1970 के दशक में, 1970s में वर्ल्ड बैंक ने ये बस्तर वाले रीजन के अंदर से करीबन 4600 ऑफ फॉरेस्ट जो है हेक्टर, उसके वहां पे उसने बताया था कि आपको ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर देने चाहिए साहब, ठीक है। क्योंकि ये रीजन ऐसा है जहाँ पे पाइन फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। जंगल के लोगों ने बताया कि भाई हमको कोई पाइन फॉरेस्ट नहीं चाहिए साहब, ठीक है। हम लोग हमारे जो फॉरेस्ट है उससे खुश है साहब। क्यों? क्योंकि आपको पेपर चाहिए था। ये पाइन वुड से क्या निकलता है साहब? पेपर निकलता है। ये पाइन वुड से पेपर निकलता है, इसके लिए इन्होंने सोचा कि भाई चलिए हम लोग पेपर का उपयोग करेंगे, बाहर वाले लोग इनफैक्ट है ना लेके जाएंगे। बट फाइनली ये प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया जाता है। एंड वी फाइंड कि बस्तर का जो है वो इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है। बस्तर के अंदर काफ़ी सारे लोकल प्रॉब्लम्स भी है। दंतेवाड़ा अगर आप जाओ साहब, ठीक है ना, बस्तर इज़ अ वेरी नेचुरल प्लेस और बहुत ही ब्यूटीफाइड जगह है साहब, ठीक है। ये बस्तर अगर आप समझोगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर 2-3 बातें लिखी गई है। ये बस्तर जो है पूरा का पूरा जो रीजन है 2000 के साल के अंदर, अगर आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ का पार्ट बनता है। एंड वी फाइंड कि इसके अंदर आपको 3 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, कांकेर, बस्तर एंड दांतेवाड़ा साहब, ठीक है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको आज की तारीख में मिलेंगे। ये जगदलपुर है साहब बस्तर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये दांतेवाड़ा है साहब, ठीक है, और फिर आपको कांकेर मिलेगा। ये 3-4 जगह आपको मिलती रहती है। बस्तर के बारे में आपको थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पूरा लोकेटेड है और क्या क्या चीज़ें चल रही है। खैर, ये बस्तर रिबेलियन जब खत्म हुआ उसके कंटेम्प्रेरी टाइम के अंदर ही कॉलोनियलिज्म की एक और इम्पैक्ट आपको मिलेगी। वो है बेसिकली आपके एशिया और इंडोनेशिया के अंदर साहब, ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंडोनेशिया के ऊपर भी कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट होती है। अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को हमने 2 पार्ट के अंदर हमने देखा है साहब, ठीक है। कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होती है, तो ये चैप्टर के अंदर एक तो इंडिया की स्टोरी बताई गई है कि इंडिया में क्या असर होती है साहब। दूसरी, कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट आपको कहाँ मिल रही है साहब? इंडोनेशिया के अंदर। एंड ये इंडोनेशिया के अंदर जो इम्पैक्ट है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसकी इम्पैक्ट क्या होती है साहब, ठीक है। अब इंडोनेशिया को कॉलोनाइज किसने किया था? जैसे भारत को कॉलोनाइज करने वाले जो लोग थे वो कौन थे? अंग्रेज थे साहब, ठीक है।
इंडोनेशिया को कॉलोनाइज करने वाले जो लोग थे कौन थे साहब? डच लोग थे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड द डच सेटलर्स, जो डच के लोग हैं जो इंडोनेशिया के अंदर सेटल हुए थे, उन सब ने बेसिकली आपकी जो कॉलोनियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको डच इंडोनेशिया के अंदर लगाया, और इंडोनेशिया के अंदर भी वही आपकी जो फीचर्स है उसको लागू करा है। फीचर्स का मतलब क्या है कि उन्होंने जो वहाँ पे एक्सप्लोइटेशन है इंडोनेशिया का बढ़ाने की कोशिश की, और इंडोनेशिया बिकेम ग्रेजुअली, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, पूर्ण तरह से इनके कंट्रोल में आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? डच के कंट्रोल में आ जाएगा। तो यही सिचुएशन आपको यहाँ मिलेगी, और उसी को ही समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग साहब। अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हैपनिंग इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में क्या होता है और किस तरह से ये डच लोग बेसिकली पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे साहब। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए। एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक दिया गया है द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस इन जावा। जावा, अगर आपको पता होगा, आइलैंड का एक समूह है। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड विच इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि डच लोग ने आके पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, और कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, तो वी फाइंड कि वहाँ पे जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, वो नेचुरल फॉरेस्ट को हटा के उन्होंने न्यू वेराइटीज को, न्यू स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट को ग्रो कराना शुरू कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी फाइंड कि जावा जो है आज की तारीख के अंदर आपको एक राइस प्रोड्यूसिंग रीजन मिल जाएगा। तो पहला तो आपके लिए फैक्ट हो गया प्रीलिम्स के हिसाब से कि भाई जावा का सिग्निफिकेंस क्या है। तो वहां पे आपकी चावल काफी प्रोडक्शन होता है साहब। ठीक है ना? पहले चावल नहीं होते थे, वहां पे बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। अर्लियर इट वॉज मेनली कवर्ड विद द फॉरेस्ट साहब। और डच के जो शासक थे, खास करके नेदरलैंड के जो शासक थे, उन्होंने जब इंडोनेशिया को कैप्चर किया, उसके बाद इन्होंने इंडोनेशिया का ट्रांसफॉर्मेशन करने की शुरुआत की। गेटिंग माय पॉइंट? सो जावा इन इंडोनेशिया इज वेयर द डच स्टार्टेड द फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और जैसे भारत के अंदर अंग्रेजों ने टिम्बर को ग्रो कराने के लिए, अपना फायदा देखने के लिए जो रिफॉर्म्स किए थे, उसी प्रकार के रिफॉर्म्स हमको ये इंडोनेशिया के अंदर भी मिलेंगे साहब। ठीक है ना? सो वी फाइंड कि इन द जावा रीजन ऑफ इंडोनेशिया द डच स्टार्टेड द फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाइक द ब्रिटिश। दे वांटेड टिम्बर फ्रॉम जावा टू बिल्ड द शिप। अंग्रेजों की तरह ये डच लोग भी चाहते थे कि इन लोग को अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है उसके लिए इनको लकड़ा चाहिए साहब। जैसे भारत के अंदर इन्होंने लकड़े को ग्रो करा है इसके लिए साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जावा की जो पॉपुलेशन थी, जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में लोग खेती किया करते थे साहब, ये लोग भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया करते थे, जैसे भारत के अंदर हमने देखा था साहब। ठीक है ना? शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था, वही कंडीशन आपको यहाँ मिलेगी। एंड हेंस व्हाट डू वी फाइंड साहब? देयर वर मेनी पीपल लिविंग इन द फर्टाइल प्लेन्स। बहुत सारे लोग फर्टाइल प्लेन्स के अंदर रह रहे थे। देयर वर मेनी पीपल हु वर लिविंग इन द माउंटेन्स एंड दे वर प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। उन सब को टारगेट कर दिया गया। दे वर वंस अगेन टारगेटेड साहब। ठीक है? तो कॉलोनाइजेशन की खासियत ही ये रही है। अब जब जब कॉलोनाइजेशन को पढ़ोगे, वेन एवर यू विल फाइंड द आइडिया ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन ने पूरी तरह से कंप्लीटली, मैं कहूंगा कि सब जगह पे ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोशिश की है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन द ब्रिटिशर्स, और आई वुड से द डच एंटर्ड द इंडोनेशिया। जैसे ही डच लोग इंडोनेशिया में जाते हैं, उन्होंने बेसिकली जावा की ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। अब जैसे भारत के अंदर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज थी जो बेसिकली अंग्रेजों के कंट्रोल में आती है, वैसे ही इंडोनेशिया के अंदर एक कम्युनिटी है जिसका नाम है कलंग कम्युनिटी। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको मिलेगी कलंग कम्युनिटी। ये वो लोग थे बेसिकली जो फॉरेस्ट के अंदर रहते थे, ये जंगलों को काटते भी थे और वहां पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर को इंडिया में जूम, पोडू अलग अलग नाम से हम लोग पहचानते हैं। ठीक है ना? मिल्पा, छेंदा अलग अलग नाम से पहचानते हैं। इंडोनेशिया के अंदर ये कलंग कम्युनिटी है जो एक टाइम के ऊपर जंगलों को साफ करती थी, वहां पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर किया करती थी साहब। ठीक है? एंड वी फाइंड कि इंडोनेशिया के अंदर ये जितनी भी कलंग कम्युनिटी है, उनको बहुत ही पॉलिटिकली पैट्रोनेज भी दिया जाता था। पॉलिटिकल पैट्रोनेज क्यों दिया जाता था? क्योंकि ये वो लोग थे जब लकड़ा काटते भी थे, नए प्रकार की खेती भी करते थे, तो वहां के जितने भी लोकल किंगडम्स है, जैसे जावा के अंदर एक किंगडम था जिसका नाम था माताराम किंगडम ऑफ जावा। ये माताराम किंगडम के जो राजा लोग थे, उन्होंने ये कलंग फैमिलीज को बहुत पॉलिटिकल पैट्रोनेज दिया था। उनको पता था कि ये लोग बहुत ही वैल्यूएबल है, इनका हमको उपयोग करना है
और इनके लिए अच्छी से अच्छी हम लोग रिसोर्सेज बना के देंगे, सो दैट हमारी जो धंधा पानी है वो चलता रहे साहब, ठीक है, उनका जो दाना पानी है वो चलता रहे। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी फाइंड द किंग ऑफ इंडोनेशिया, वहाँ की जो रॉयल लोग थे साहब, उनको पता था कि ये कलंग लोग बहुत एक्सपर्ट्स है और ये लोग बेसिकली हमको मदद करते हैं। टीक जो है आपका लकड़ा है, टीक वुड अगर आपको पता होगा, उसको ग्रो कराने में, उसके हार्वेस्टिंग कराने में, और राजा को जो भी इनफैक्ट पैलेसेस वेलेसेस बना है, जो भी औजार बनाने हैं, उनको इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो है उसका उपयोग करना है। अब देखिए, कोशिश करिए, आप समझने की कोशिश करिए। इंडोनेशिया के अंदर ये जो आपके लोकल किंग्स हुआ करते थे, दे यूज टू हायर द कलंग। ये किसको हायर करते थे? कलंग को साहब, ठीक है। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया के अंदर घुसती है, व्हेन द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर्ड, जैसे भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वैसे इंडोनेशिया के अंदर डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। उन्होंने वहां के लोकल किंगों की पिटाई कर दी, वहां के जो स्थानिक रजवाड़े थे, उनके वहां के जो स्थानिक किंग्स थे, उन सब की सर्विस कर दी। लोकल किंग्स की जब सर्विस कर दी जाती है, तो उसके बाद ये जो कलंग कम्युनिटी है, जो लकड़े की खेती करती थी, और वो लोग वुड कटर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि आज के बाद तुमको मेरे अंडर में काम करना है। यू आर सपोज टू वर्क अंडर मी, यू आर सपोज टू बी एम्प्लॉयड अंडर माई अथॉरिटी साहब। अब आज के बाद आप मेरी अथॉरिटी के अंदर आ गए हो साहब, ठीक है। सो व्हाट डू वी फाइंड? हमको देखने को मिलता है कि व्हेन द डच बिगेन टू गेन द कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट, जब डच शासकों ने जंगल के ऊपर कंट्रोल करने की शुरुआत कर दी, तो वहां के जो कलंग थे, कलंग को बोला गया कि आज के बाद तुमको हमारे साथ काम करना है, यू आर सपोज टू वर्क अंडर अस साहब, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस बहुत सारे कलंग लोगों ने विद्रोह कर दिया। जैसे बस्तर के अंदर रिबेलियन हुआ था, जैसे बिरसा मुंडा का रिबेलियन हुआ था, जैसे संथाल रिबेलियन हुआ था, जैसे रंपा रिबेलियन हुआ था। वहां पे नेदरलैंड्स की जो शासक थे, उन्होंने बेसिकली जब इनफैक्ट कलंग को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, तो वी फाइंड एक विद्रोह हो जाता है। 1770 के अंदर डच लोग एक फोर्ट बना रहे थे। इंडोनेशिया में एक जगह है जिसका नाम है जोआना। ये जोआना नाम की जगह के अंदर जब डच लोग फोर्ट्स बना रहे थे, और उन्होंने बेसिकली जंगल का लकड़ा लेने के लिए ये कलंग लोगों का उपयोग करने की शुरुआत की, तो उसके बाद विद्रोह हो गया साहब, ठीक है। ये विद्रोह को दबा दिया जाता है, और इस तरह से हमको देखने को मिला कि डच लोगों ने भी इंडोनेशिया के ऊपर पॉलिटिकल पावर गेन कर दिया। जैसे भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन किया, इंडोनेशिया में भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पॉलिटिकल पावर गेन किया। ये पॉलिटिकल पावर गेन करने के कारण क्या होगा, व्हाट विल हैपन साहब? अब इसके बाद पिक्चर क्लियर हो गया है कि अब नेदरलैंड्स के जो शासक है, वो लोग अब धीरे 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 इंडोनेशिया के अंदर अब आपकी कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएंगे, और साइंटिफिक फॉरेस्ट के नाम के ऊपर वहाँ की ट्रेडिशनल स्पीसीज ऑफ फॉरेस्ट है उसको हटा देंगे, और अपनी जो यूरोप की नीड्स के हिसाब से जो जंगल है उसको ग्रो कराएंगे साहब, ठीक है। सो हेंस व्हाट डू वी फाइंड? हमको क्या देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डच लोगों ने कैसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराया। और ये साइंटिफिक फॉरेस्ट्री को इंट्रोड्यूस कराने के कारण जो लोकल स्पीशीज हुआ करती थी, ये लोकल स्पीशीज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सो द लोकल स्पीशीज दैट वाज डेवलप्ड एट दैट टाइम, जो लोकल स्पीशीज उस टाइम पे बन के आ रही थी, उभर के आ रही थी, उसको पूर्ण रूप से डेवलप कर दिया जाता है। एंड वी फाइंड कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के कारण अब पूरी तरह से इनफैक्ट जो डच मैनेजमेंट है फॉरेस्ट का, वो अब चेंज हो जाएगा साहब, ठीक है। अब एनसीईआरटी में एक फोटोग्राफ दिया गया है कि वहां पे जो टीक वुड जो था, वो टीक वुड को रेलवे के द्वारा ट्रैवल करा के बाहर भेज दिया जाता था। जैसे भारत के अंदर भी इन्होंने ये किया कि ये जब टॉय ट्रेन्स को बनाया गया है इंडिया के अलग अलग रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए, पहाड़ी विस्तार को, ये टॉय ट्रेन्स क्यों बनाई गई थी? व्हाई द टॉय ट्रेन्स वर मेड? टॉय ट्रेन्स को बनाने का मेन इंटेंशन ही दोस्त यही था कि वहां के जो रिसोर्सेज है उसको माइग्रेट करा जाए, बाहर लेके जाए साहब, ठीक है। सो वी फाइंड ये डच लोगों ने भी एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का नाम देते हुए, by giving the name of scientific forestry, they tried to exploit the resources साहब, ठीक है। 19th सेंचुरी के आसपास की बात है। डच लोगों ने पूरी की पूरी टेरिटरी को कंट्रोल कर दिया, और साथों साथ इन्होंने भी जावा के अंदर फॉरेस्ट लॉज को पास किया। जैसे इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एक्ट को पास किया गया था 1865 के अंदर, और फॉरेस्ट सर्विसेज और बाकी सारे इनफैक्ट सेवाएं बनती है, वैसे ही इंडोनेशिया के अंदर भी इन्होंने वहां के जंगल के अंदर रहने वाले जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, उन सबको बैन कर दिया और कहा कि आज के बाद तुम जंगल में नहीं जा सकते।
और बोला जाता है कि आज के बाद तुम लकड़ा भी नहीं काट सकते। अगर तुमको लकड़ा काटना है तो खाली और खाली बोट बनाने के लिए आप लकड़ा काट सकते हो, घर बनाने के लिए लकड़ा काट सकते हो, और वो भी अगर आप लकड़ा काट रहे हो तो आपके ऊपर सुपरविजन रखा जाएगा। एक डच ऑफिशियल फॉरेस्ट का अथॉरिटी जो होगा वो आपका ध्यान रखेगा कि आप कुछ उल्टी चीजें नहीं कर रहे हो। तो यू कैन इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग साहब। हाँ, डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम के ऊपर इंडोनेशिया के लोगों का शोषण हुआ कि नहीं हुआ साहब? जैसे इंडिया के अंदर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री के नाम के ऊपर ब्रिटिशर्स ने जैसे भारत के लोगों का शोषण किया, वही चीज आपको डच के अंदर भी मिलेगी। डच लोगों ने पूर्ण रूप से हम लोग कह सकते हैं कि लोकल लोगों का शोषण किया। उनके जो फॉरेस्ट के राइट्स थे वो पूरी तरह से छीन लिए। उनको बोला गया कि आज के बाद तुम ये चीजों का उपयोग नहीं कर सकते हैं साहब। विलेजर्स को बोल दिया जाता है कि आज के बाद अगर तुम गायों बायों को चराने के लिए लेके गए जंगल के अंदर तो तुमको पनिश किया जाएगा। अगर आप इनफैक्ट जंगल के अंदर कोई जानवर को लेके जाते हो या आप घोड़ा गाड़ी बगी को लेके जाते हो, जंगल के रास्तों से एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करोगे तो भी आपको पनिश किया जाएगा। अगर आप जंगल के अंदर से लकड़ा काट के लेके आते हो विदाउट अ परमिट तो भी आपको पनिश किया जाएगा। तो यू कैन सी पनिशमेंट और पेनल्टी जो है ये बहुत ही आपको लाजमी मिलेगी और ये बहुत ही स्वाभाविक चीजें मिल जाएगी साहब, ठीक है। तो वहां कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनका काफी बड़ी मात्रा के अंदर शोषण होता है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? इंडोनेशिया के अंदर भी इसी प्रकार का शोषण आपको मिलेगा जैसे इंडिया के अंदर हुआ है साहब, ठीक है। इंडिया में जैसे इन लोग को जो पूरी तरह से शिप बिल्डिंग और रेलवेज के लिए जरूरत थी, जो लकड़े की जरूरत थी, वैसी ही जरूरत अगर आप समझने की कोशिश करोगे इंडोनेशिया के अंदर भी आपको मिलती है। और 1882 तक आते आते इन्होंने लकड़ा काटा और करीबन अगर आप देखोगे तो 2,80,000 के आसपास अगर आप समझने की कोशिश करोगे जो स्लीपर्स थे वो सब एक्सपोर्ट कर दिए गए जावा से। यू कैन इमेजिन रेलवे के स्लीपर्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था। और ये जो पूरे के पूरे स्लीपर्स को इन्होंने एक्सपोर्ट किया है उसका मतलब ये हुआ कि इंडोनेशिया के अंदर जो जंगल थे वो जंगलों को खात्मा किया गया, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ये सब सिचुएशन हमको कॉलोनियलिज्म की इम्पैक्ट दर्शाती है। क्योंकि मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपका एक टॉपिक भी है कॉलोनाइजेशन एंड कॉलोनियलिज्म। ये कॉलोनाइजेशन कॉलोनियलिज्म यही दर्शाता है कि उसकी इम्पैक्ट क्या रहती है साहब। अब सवाल ये आता है कि आप जब ये स्लीपर बना रहे हो उसके लिए लेबर चाहिए होगा, ये स्लीपर बना रहे हो उसके लिए आपको बेसिकली मैन पावर चाहिए होगा, ये स्लीपर बनाने के लिए आपको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। अब ये जो स्लीपर बनाने के लिए लेबर है ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम वेयर यू विल गेट द लेबर साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस इन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोकल लोगों को एंस्लेव कर दिया, उनको बॉन्डेज में ला लिया और उनको बोला गया कि आज के बाद तुमको हमारे लिए काम करना है। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो क्या बोला गया है? द डच फर्स्ट इम्पोज द रेंट्स ऑन द लैंड बीइंग कल्टिवेटेड इन द फॉरेस्ट। इन्होंने क्या किया कि जंगल के अंदर जो फार्मर्स खेती कर रहे थे, जो आदिवासी खेती कर रहे थे, उनके ऊपर रेंट लगाने की कोशिश की और बोला कि अब जमीन का अधिकार हमारे अंडर में आ गया है। उसके बाद कुछ कुछ किसानों को बोला गया कि अगर तुमको भाड़ा नहीं देना है तो तुमको हमारे लिए फ्री लेबर देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं कि इफ यू वांट टू डू द फार्मिंग इन द फॉरेस्ट आपको रेंट देना पड़ेगा, इफ यू डू नॉट वांट टू पे द रेंट तो आपको फ्री लेबर देना है। मतलब क्या है साहब? ये फोर्स लेबर का एक एग्जाम्पल है। एंशिएंट इंडिया के अंदर उसको विष्टि कहा गया है साहब। हाँ, अगर आपको पता होगा कि राजा कहता है कि आपको एक फिक्स मिनिमम आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे हमको, और अगर आप मिनिमम टैक्सेस हमको पे नहीं कर रहे हो, अगर आप मिनिमम टैक्सेस हमको पे नहीं कर रहे हो, याद रखेगा, देन व्हाट विल हैपन, तो फिर मैं आपको बेसिकली फोर्सफुली आपको लेबर के रूप में उपयोग करूंगा। यहाँ पे भी डच लोग ने यही किया। डच ने क्या बताया साहब? भाड़ा दो, अगर खेती करनी है जंगल के अंदर, अगर भाड़ा नहीं दे पा रहे हो तो आपकी मजदूरी देनी पड़ेगी साहब, ठीक है। अब वहाँ के जितने भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे जो ट्राइबल लोग हैं, दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड द रेंट्स। वो थोड़ी रेंट पे कर पाएंगे साहब। आदिवासी समाज के लोग हैं, छोटा मोटा खा के दाल रोटी खा के अपना गुजरान चला देते थे। इन सब लोगों को प्रेशराइज किया गया और इनको बोला गया कि आज के बाद तुमको हमारे लिए काम करना है। और ये जो आपकी एंस्लेवमेंट ऑफ लेबर है, ये टेक्निक को क्या बोला गया है? ये टेक्निक को बोला गया है ब्लैंडोंग डिस्टिंग सिस्टम साहब, ठीक है। ये नाम याद रखेगा, इसका नाम है ब्लैंडोंग डिस्टिंग सिस्टम। ये ब्लैंडोंग डिस्टिंग सिस्टम के द्वारा
इन्होंने फोर्स लेबर की प्रक्रिया को शुरू किया और इनफैक्ट बोला गया कि अगर आपको जंगल में खेती करनी है तो हमारे लिए काम करना पड़ेगा। ये फोर्स लेबर के द्वारा इन्होंने झाड़ कटवाए। ये झाड़ कटवाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट कराया गया और इसका फिर स्लीपर का यूज करते हुए इन्होंने उसके ऊपर से पैसे बनाए साहब, ठीक है। सो वी फाइंड कि विलेजर्स को बोला जाता है कि आपको जो है वो हमारे लिए काम करना है। अब बाकी बहुत सारे विलेजर्स ने मना कर दिया कि हम काम नहीं करेंगे साहब, है ना, हम आपको रेंट भी नहीं देंगे। उसके बाद विलेजर्स को बोला गया कि अगर आपको काम करना है तो मैं आपको थोड़ा बहुत सैलरी दे देंगे, पर एक हद से ज्यादा सैलरी नहीं देंगे। तो पहले फोर्स लेबर हुआ, फोर्स लेबर के बाद थोड़ी बहुत सैलरी दे के उनको निपटा दिया गया। सादी भाषा के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि जो हाल यहाँ पे ट्राइबल्स का था वो हाल इंडोनेशिया में भी ट्राइबल्स का होता है साहब, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है। ये पैराग्राफ के अंदर एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल की पूरी स्टोरी बताई गई है साहब, ठीक है। डर्क वैन होगेनडॉर्फ करके एक ऑफिशियल था जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था, जो जावा के अंदर बैठा था। जावा जो आइलैंड का समूह है, वो क्या बताता है, वो बताता है बटावियंस बी अमेज्ड हियर विथ वंडर व्हाट आई हैव टू कम्युनिकेट। Our fleets are destroyed, our trade languishes, our navigation is going to ruin. We purchase with immense treasures, timbers, and other materials from shipbuilding from the northern powers, and on Java we leave warlike and mercantile scoundrels with your roots on the ground. Yes, the forest of Java have enough timber to build a respectable navy in short times, besides as many merchancies as we require. In spite of all the cutting of the forest of the Java grows as fast as they cut एंड वुड बी इनऑग्जस्टिबल अंडर द गुड केयर एंड मैनेजमेंट। ये क्या लिखते हैं कि हमारे पास जो जहाज है वो ऑलरेडी लड़ाइयों के अंदर बहुत सारे टूट गए हैं, क्योंकि अंग्रेजों और डच के बीच में अगर आपको पता होगा तो बहुत भारी मात्रा में लड़ाई होती है। द ब्रिटिश एंड द डच, ब्रिटिश और डच के बीच में 1760s के दौरान बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको है ना बैटल्स मिलेगी साहब। और फिर भारत के अंदर भी डच लोगों अपना दबदबा बनाना चाहते थे। फिर लेटर ऑन अंग्रेजों और डच के बीच में एक लड़ाई होती है, बेदारा की लड़ाई बंगाल के अंदर होगी। उसके बाद डच लोग खाली इंडोनेशिया के ऊपर फोकस करेंगे। एक्चुअली 1760s के बाद डच लोगों ने इंडोनेशिया के ऊपर फोकस ज़्यादा किया है और वहाँ पे अपना पूरा कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। ये जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया थी उसके अंदर एक डच ऑफिशियल अपने इनफैक्ट एक लेटर के अंदर लिखते हैं जहां वो बताते हैं कि यहाँ बहुत एबंडेंट फॉरेस्ट है, यहाँ इतना सारा फॉरेस्ट है कि बात मत करिए, और जितना जल्दी काटते हैं उतनी जल्दी ही ग्रो हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे पानी आपको बहुत सालों साल पूरे साल मिल जाएगा, आपको सनलाइट भी मिल जाती है साहब, है ना। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला रीजन आपको मिल जाएगा एट टाइम्स। तो बिकॉज ऑल दिस सिचुएशन जो होगी, ये सब सिचुएशन के अंदर हमको देखने को मिलता रहता है कि जो 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 डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण तरह से इनफैक्ट नेदरलैंड्स के अंदर वहाँ पे एक सिचुएशन को क्रिएट की जहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि लोगों का एक्सप्लोटेशन बढ़ता है। अब आप समझने की कोशिश करिए, नेदरलैंड के लोगों ने इंडोनेशिया के अंदर जो जावा का एक्सप्लोटेशन किया कि नहीं किया साहब, ठीक है। सो व्हेन द डच स्टार्टेड एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडोनेशिया, तो क्या आपको नहीं लगता है कि रिएक्शन आएगा? समझे कि नहीं समझे साहब, ठीक है। जब नेदरलैंड के लोगों ने बेसिकली एक्सप्लोटेशन किया तो क्या आपको नहीं लगता है कि रिएक्शन आएगा साहब, ठीक है। तो इंडोनेशिया के अंदर भी यही होगा दोस्तों। इंडोनेशिया के अंदर जैसे ही एक्सप्लोटेशन बढ़ेगा वैसे ही हमको रिएक्शन भी बढ़ने की शुरुआत मिलती है साहब, ठीक है। सो ऑन वन साइड द एक्सप्लोटेशन विल इंक्रीज, ऑन द अदर साइड द रिएक्शन विल कम प्लेस, ठीक है। ये रिएक्शन आता है एक सैमीन नाम के एक वहां के लीडर थे उनके द्वारा साहब, ठीक है। इनका नाम है सुरोंटिको सैमीन। ये इंडोनेशिया के अंदर जावा के अंदर एक गांव के अंदर रहते थे। ये गांव का नाम दिखाया गया है रेंडू ब्लेटुंग विलेज। यहाँ पे टीक के फॉरेस्ट हुआ करते थे। उन्होंने बेसिकली अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट के ऊपर ओनरशिप क्लेम की थी उसके ऊपर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट अंग्रेजों के हाथ में आ गया है साहब, ठीक है। वो कहते हैं कि हवा, पानी, पृथ्वी, जंगल, ये सबका सब कोई पॉलिटिकल पावर कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये नेचर ने दिया है। इफ द नेचर हैज गिवन दिस थिंग टू अस, हाउ कैन द स्टेट कंट्रोल इट? स्टेट का मतलब है राज्य व्यवस्था, पॉलिटिक्स। किस तरह से कोई पॉलिटिकल पावर उसको कंट्रोल कर सकता है? एंड हेंस व्हाट डू वी फाइंड, एक बहुत बड़ा वाइड स्प्रेड मूवमेंट शुरू होता है। ये जो वाइड स्प्रेड मूवमेंट था
ये वाइड स्प्रेड मूवमेंट के द्वारा पूरी तरह से या पूर्ण रूप से हम लोग कह सकते हैं कि आपके वहाँ पे ये जो सिचुएशन क्रिएट होती है, ये सिचुएशन के कारण बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वहाँ पे जनरेट होंगे और ये जो लोग हैं वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे, उन सब लोगों ने बेसिकली विद्रोह कर दिया। करीबन 3000 से ज़्यादा फैमिलीज़ जावा के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर बेसिकली वहाँ पे विरोध करते हैं, उन्होंने विरोध किया और उन्होंने बताया कि ये जो डच लोग आके सर्वे कर रहे हैं, वो गलत है क्योंकि जंगल तो नेचुरल रिसोर्स है, वहाँ पे इनफैक्ट आप हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकते, ना ही हम आपको कोई टैक्सेस पे करेंगे, ना ही हम लोग कोई फोर्स लेबर आपको देंगे साहब, ठीक है? तो ये सब सिचुएशन आपको इंडोनेशिया के अंदर से मिलेगी। अगर आप देख रहे हो दिस इज़ द जावा, ये आपको जावा आइलैंड मिलता है। अगर आप देख रहे हो ये आपका सुमात्रा है साहब, दिस इज़ बोर्नियो, दिस इज़ सेलेब्स एंड अगर आप देखोगे तो आपको पोर्टागुलन तिमोर भी यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। मैं आपको ये इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि अंग्रेज़ जो भी थे या यूरोपियंस थे, इन सब लोगों ने यहाँ पे पूरी तरह से इनफैक्ट है ना साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का जो इम्पोजिशन कराया था, उसके कारण इश्यू क्रिएट होंगे। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज़ हैपनिंग साहब। इंडोनेशिया के लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने शांतिप्रिय आंदोलन किया, उन्होंने बताया कि वी विल नॉट अलाउ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आवर फॉरेस्ट बाय द फॉरेनर्स। ये जो बाहर के लोग आके हमारे जंगलों को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उसको हम लोग बेसिकली नहीं स्वीकारेंगे और बहुत बड़ा रेजिस्टेंस मूवमेंट भी हो जैसे इंडिया के अंदर हुआ। ये रेजिस्टेंस चलता रहता है। इनफैक्ट अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये जो रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत बढ़ जाएगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि दुनिया के अंदर जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए 1944 से 39 से लेके 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर और दूसरा वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918, इनके उस दौरान आपके जंगलों के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। देयर वाज वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट। अब उसके पीछे की कहानी क्या है साहब, ठीक है? उसके पीछे की कहानी आपको यही मिलती है कि जब आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये वर्ल्ड वॉर के दौरान आपके जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो इश्यूज थे वो पूरी तरह से बदल जाते हैं साहब, ठीक है? तो उस दौरान इंडिया के अंदर ये हुआ कि अंग्रेजों ने जो फॉरेस्ट का डेवलप करने का प्लान बनाया था वो ड्रॉप कर दिया और जो वॉर नीड्स के लिए आपको जो जंगल चाहिए था उसको इन्होंने काटने की शुरुआत की साहब, ठीक है ना? तो इंडिया में तो क्या हुआ कि फॉरेस्ट का जो डिफॉरेस्टेशन है वो कटिंग बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है साहब? क्योंकि जंगलों को आपको लकड़ा चाहिए होगा, आपको वेपन्स के लिए कहीं न कहीं यूज़ करना है, आपको शिप्स बनानी है, आपको और भी चीज़ें चाहिए होगी, तो लकड़ा तो कहीं से लाना पड़ेगा साहब। तो वॉर के दौरान वॉर नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए इंडिया के अंदर तो आपके जो फॉरेस्ट है उसको काटा गया। उसके सामने अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये जो जावा वाला रीजन है, अभी मैंने आपको बताया, ये जो जावा वाला रीजन है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैपनीज़ कंट्रोल में आ जाता है। किसके कंट्रोल में? जैपनीज़ कंट्रोल में आ गए। अब जैपनीज़ कहाँ से आ गए? तो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है, that became the part of the Japanese empire somewhere during the second world war 1941 onward से ये जापानी लोगों ने करीबन ऑलमोस्ट साउथ ईस्ट एशिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, अपने दबदबे में ले लिया था। एंड हेंस व्हाट डू वी फाइंड साहब कि वहाँ पे जो जापानीज लोग वहाँ पे आते हैं, उन्होंने बेसिकली सब कंट्रोल कर दिया और जापानीज चाहते थे कि जंगल उनके हाथ में रहे साहब, ठीक है? अब जापानीज जंगल को अपने काबू में ले, उसके पहले डच लोग को पता चल गया कि अगर जापानियों के हाथ में जंगल आए तो जंगल के रिसोर्सेज से वो और पावरफुल हो सकते हैं। जापानी लोग बेसिकली जंगल को ऑक्यूपाई करते उसके पहले डच लोगों ने एक पॉलिसी यूज की जिसका नाम है स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी का मतलब ये है कि इन्होंने पूरे के पूरे फॉरेस्ट को जला दिया। दे ट्राइड टू बर्न डाउन द फॉरेस्ट। व्हाई? क्योंकि इनको ये लग रहा था कि अगर जापानी ये जंगल के अंदर घुसे और जंगल के रिसोर्सेज को और यूज किया तो दिस माइट बी अ विनिंग पोजीशन फॉर द जापानीज। ये चाहते थे कि जंगल की जो भी जमीन है, जंगल के अंदर जो भी रिसोर्सेज है, वो सब के सब जापानियों के लिए फायदा ना हो साहब, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड द ब्रिटिशर्स, द डच स्टार्टेड बर्निंग डाउन द फॉरेस्ट इन साउथ ईस्ट एशिया। जापानियों के हाथ में जो भी जंगल आए उन्होंने उसका एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्होंने वहाँ के स्थानिक जो फॉरेस्ट के लोग थे उनको बोला कि आप हमको लकड़ा काट के दो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस उस दौरान काफ़ी सारा आपका फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन चलता रहता है। कुछ कुछ रीजन ऐसा था, कुछ कुछ रीजन ऐसा था
वहाँ पे इनफैक्ट आपको मिलता है कि कल्टीवेशन का भी एक्सपांशन होगा। कल्टीवेशन का क्यों होगा साहब? क्योंकि देयर वाज़ अ पीपल, जो लोग फ्री हो गए थे, वो ना जापानियों के कंट्रोल में आ पाए, ना डच के कंट्रोल में आ पाए और उस दौरान थोड़ा बहुत जंगल होता है। प्रॉब्लम एक ही चीज़ थी कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडोनेशिया के अंदर जो फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हुआ था उसको रिक्लेम करने में बहुत टाइम लगता है और इस तरह से हम लोग को देखने को मिला कि ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन बहुत ख़राब रहती है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इंडिया के अंदर भी आपको यही होगा कि जब-जब बेसिकली आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ जाएगा, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज़ को कंट्रोल करने के लिए साहब, है ना? तो इन सब सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि लकड़े का यूज़ बहुत बड़ी मात्रा में हुआ था इन द फर्स्ट एंड द सेकंड वर्ल्ड वॉर। एनसीईआरटी के अंदर लिखा गया है कि किस तरह से ये जो टिम्बर के जो स्लीपर्स थे, ये जो लकड़े के पट्टे जो थे, उसको यूज़ किया जाता था इन द वर्ल्ड वॉर साहब, ठीक है? द अलाइज़ वुड नॉट हैव बीन सक्सेसफुल इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर and the Second World War if they had not been able to exploit the resources and the people from their colonies. Both the world wars had devastating effects on the forest of India, Indonesia and elsewhere. The forest department cut freely to satisfy the war needs. जंगल के अंदर के जो भी रिसोर्सेज है उसका मैक्सिमम एक्सप्लोइटेशन यहाँ पे जंगलों के अंदर के जो लकड़ा था या और भी चीज़ थे उसको यूज़ किया गया फॉर देयर ओन नीड्स साहब, ठीक है? आखिर के अंदर जब हम लोग देखते हैं कि जब कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुए और एशिया से लेके अफ्रीका से लेके साउथ अमेरिका वो सब इंडिपेंडेंट होता है। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब डीकोलोनाइजेशन होता है, क्या होता है साहब? डीकोलोनाइजेशन होता है। ये डीकोलोनाइजेशन होने के बाद इवेंचुअली वी फाइंड एक नया डेवलपमेंट शुरू होगा फॉरेस्ट्री के अंदर। 1980s के बाद एशिया अफ्रीका के अंदर जो नई सरकारें आई थी, इन्होंने बेसिकली डिसाइड किया कि हम कुछ नई पॉलिसी लेके आएंगे। अब इनकी पॉलिसी में प्रॉब्लम ये था कि इन्होंने भी जो जंगल के अंदर रहने वाली जो कम्युनिटीज़ थी, उनको बोला कि आप जंगल में नहीं रह सकते एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न्स कि अंग्रेज़ों के दौरान भी जो कंडीशन थी, वो कंडीशन यहाँ पे भी मिलती है। इनफैक्ट अगर आप समझोगे तो फाइनली अब ये सिचुएशन आ गई है कि अब जंगल के अंदर से लकड़ा निकालना तो दूर की बात है, अब सबसे बड़ा गोल ये रह गया है कि भाई जंगल को बचाओ, लकड़ा तो कभी बाद में भी निकल जाएगा साहब, ठीक है? सो वी फाइंड कि गवर्नमेंट को अब कंजर्वेशन की अब ज़रूरत पैदा हुई है क्योंकि अब आज की तारीख के अंदर फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पूरी तरह से डिप्लीट हो गए हैं। अगर आपको पता होगा कि इंडिया की नेशनल फॉरेस्ट जो पॉलिसी है और हमारी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये कहता है कि 33% शुड बी द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। हमारा एक गोल है साहब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत 1/3 ऑफ द लैंड इन इंडिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वो नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? उसके पीछे का कारण है कि हमने लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। अब आज की तारीख के अंदर प्रेजेंट डे के अंदर अब सरकार को पता चल गया है कि जो लोग जंगल में रह रहे हैं, जंगल के आजू-बाजू में रह रहे हैं, उनको इन्वॉल्व करेंगे कंजर्वेशन के लिए तो ही जंगल बच पाएगा, तो ही हमारा फॉरेस्ट बच पाएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स मिज़ोरम से लेके केरला तक जितने भी रीजन हैं, वहाँ पे आज की तारीख के अंदर जो डेंस फॉरेस्ट सर्वाइव हो पाया है, उसके पीछे का कारण यही है कि गाँव वालों ने उसको प्रोटेक्ट किया है। और कैसे प्रोटेक्ट किया है? वो जंगल को एक पवित्र जंगल का दर्जा दिया गया है, सेक्रेड ग्रूव्स का दर्जा दिया गया है। एंड ये जो सेक्रेड ग्रूव्स है इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स के अंदर मिलते हैं। ये सेक्रेड ग्रूव्स को अलग-अलग नाम से पहचाना गया है। सरना, डी वराकुडू, कान, रई और बोला गया है कि ये बहुत ही प्योर और ये बहुत ही सेक्रेड है, पवित्र है, उसकी रक्षा करनी है हमको। कॉमन मैन जब जंगल को बचाने के लिए आया, तो ना कोई कॉन्ट्रैक्टर उसको तोड़ पाया, ना ही बड़े-बड़े इनफैक्ट है ना कॉर्पोरेशंस तोड़ पाए। सो वी फाइंड देयर वर मेनी पीपल जो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की पेट्रोलिंग करते हैं, जो रात को बेसिकली चलते हैं और वो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो गार्ड्स हैं, उनके ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ते। उनको पता है कि भई हमको बचाना है हमारे फॉरेस्ट को। जब-जब हम लोग हमारे फॉरेस्ट को नहीं बचाएँगे, तब-तब इश्यू क्रिएट होगा। आज पब्लिक पार्टिसिपेशन के कारण हमारी जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, उसका कंजर्वेशन अब बढ़ने की शुरुआत हुई है और इवेंचुअली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के साथ लोकल पॉपुलेशन को जब इन्वॉल्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, कंजर्वेशन बढ़ेगा और फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन रुकेगा साहब। तो ये जो नियो कॉलोनियलिज्म की जो पॉलिसी है, वो पूरी तरह से अब इम्पोज़ नहीं हो पाएगी साहब, ठीक है ना? तो इतना पॉइंट हम लोग को ये चैप्टर के अंदर से मिलता है। होपफुली मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि ये चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमने काफ़ी डिटेल्ड के अंदर ये चैप्टर पढ़ा है, मतलब हमने ऑलमोस्ट 1-1 घंटे के 4-5 सेशन लिए हैं।
ये चैप्टर के अंदर इनफ था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1-2 का जो हिटलर वाला चैप्टर था उसमें मैंने ज़्यादा कराया है आपको। उसमें ज़्यादा समझाने का एक इंटेंशन ये भी था कि उसके अंदर से हमको क्वेश्चन ज़्यादा बन पाएँगे, ठीक है? ये समझने के लिए ज़रूरी था। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, मैं आपको बताऊँगा कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो पैस्टोरलिस्ट है साहब, पशुधन के ऊपर चराने वाले लोग, उनके साथ क्या होता है, व्हाट हैपेंस टू देम एज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है? तो काफ़ी लेंथी टॉपिक है, वी फाइंड कि ये जो लेंथी टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डील करेंगे एंड विल ट्राई टू कंक्लूड द फर्दर एरियाज़ जो है हमारे लिए जो बाकी रह गए थे साहब, ठीक है ना? तो इतना रखते हैं, लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे एंड मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलूंगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए 2 है। कल रात को 9 बजे मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर एक सेशन है, यूट्यूब के ऊपर ही है, इट्स ऑन यूट्यूब ओनली। प्लीज़ अटेंड दैट सेशन। मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना है 2020 मेंस को लेके, इवन 2021 के लिए भी काम में आएगा। ये यूट्यूब चैनल के ऊपर, यही चैनल के ऊपर है। साथों साथ कल शाम को ही, टुमारो 5 PM, याद रखेगा 5 PM आई गॉट अ स्पेशल क्लास ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन हिस्ट्री। आज़ादी के बाद के भारत के ऊपर मैं स्पेशल क्लास ले रहा हूँ साहब। लैंड रिफॉर्म्स, नेहरूवियन सोशलिज्म, इकोनॉमिक चैलेंजेस इंडिया को क्या फेस करने पड़ रहे हैं, व्हाट चैलेंजेस इज इंडिया इज फेसिंग, उसके ऊपर भी मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। प्लीज़ जॉइन अस ऑन द लाइव क्लास टुमारो 5 PM, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। 5 बजे और 9 बजे 2 क्लास हमारे हैं कल के दिन, और एनसीईआरटी होगा तो वो भी हम लोग कवर कराएंगे साहब, ठीक है? तो लेट मी कंक्लूड द क्लास टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आप अनअकैडमी के ऊपर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए फिर से कर देता हूँ, वो है फीस अब आपकी बढ़ जाएगी अगर आप 1-2 दिन के अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं लेते हो। उसके पीछे का कारण ये है कि अगर आज सब्सक्रिप्शन ले लेते हो 31 अक्टूबर के पहले, तो आपकी जो 1 साल, 2 साल, 3 साल की कोई भी सब्सक्रिप्शन है, उसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में हो पाएगा। जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में हो जाएगा। बट द मोमेंट यू विल टेक द सब्सक्रिप्शन आफ्टर 31st ऑफ अक्टूबर, तो आपका जीएस का फीस अलग से होगा, ऑप्शनल का फीस अलग से होगा। तो दिस माइट बी, आई वुड से, नॉट बेनिफिशियल फॉर लॉन्ग टर्म। ऑब्वियस है ना, खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है? सो मेरी आपसे एक जेन्युइन रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन एज सुन एज पॉसिबल, और ये लॉन्ग टर्म में भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। लेट मी कंक्लूड द क्लास टुडे एंड मैं जब नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलूंगा, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मिल रहा हो और नया चैप्टर भी शुरू करेंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आप प्लीज़ अनअकैडमी के अंदर मेरी प्रोफाइल को फॉलो करिएगा। यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ माई क्लासेस। नई कोर्सेज जो भी आ रहे हैं उसका भी अपडेट मिल जाएगा आपको, ठीक है? हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप स्टडिंग। मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलता हूँ। ऑल द बेस्ट।